हाय गाइस। आज एक B2B मार्केट प्लेस में एक कंपनी है, उसकी बात करते हैं। SG मार्ट है। ये एक ग्रुप कंपनी है APL अपोलो ग्रुप की, और इसका ऑलरेडी दो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं। आपने सुना ही होगा, अपोलो ट्यूब्स एंड अपोलो पाइप्स, स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। एक तो आपका स्टील ट्यूब्स में है जहाँ पे आपका JTL इंडस्ट्रीज़ भी है, और ये गैल्वेनाइज्ड पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड स्टील ट्यूब्स वगैरह बनाते हैं। दूसरा ये प्लम्बिंग वाले सेगमेंट में जहाँ पे पाइप्स वगैरह बनाते हैं। तो काफ़ी फेमस है इनकी जो ग्रुप। ऑलरेडी दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, और इन्होंने अलग से एक और बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल निकाला है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ऑफ कोर्स बहुत सारे बिजनेस मॉडल, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ऐसा बिजनेस मॉडल है इंडियन कंपनीज़ के पास जो बहुत यूनिक है और सिर्फ इंडिया में ही है, बाहर नहीं है। इनका एक मार्केट प्लेस है B2B का। मैं इसे कहता हूँ अमेज़ॉन फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ये क्या करते हैं, ओवरव्यू, पहले हल्का सा बिज़नेस का ओवरव्यू समझेंगे SG मार्ट का। और बहुत ही अच्छा इनका आगे रेवेन्यू ग्रोथ का प्रोजेक्शन है, और मार्जिन एक्सपेंशन तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ का इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन है कि कम मार्जिन्स पे भी इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बचने वाला है। और कैश रिच कंपनी है। कंपनी ने ऑलरेडी इक्विटी रेज़ किया है, पैसा बहुत है कंपनी के पास। बस ग्रो करना है, टाइम लेना है कंपनी को ग्रो करने के लिए, और एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान्स को। तो इस कंपनी के पास 3 सेगमेंट है। ऐसा मैंने सबसे पहले बताया कि APL अपोलो ग्रुप की कंपनी है, तो मैनेजमेंट ठीक ही होगा। ऐसा कोई नया मैनेजमेंट नहीं है कि आया और बिज़नेस शुरू करने के लिए सोच रहा है। जो इनका बिज़नेस मॉडल है, सबसे पहले उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें 2 सेगमेंट्स हैं, B2B है और B2C है। तो B2B में भी 2 सेगमेंट्स आते हैं। उसमें पहला सेगमेंट आता है जिसमें सिर्फ मेटल ट्रेडिंग करते हैं। ये क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि मेटल सेगमेंट में B2B सेगमेंट में जो मेटल ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे ये HR कॉइल्स में डील करते हैं, स्टील बिलेट्स में डील करते हैं, जिंक इंगॉट्स में भी डील करते हैं। जिंक का भी इनके पास पोर्शन बहुत कम है। जिंक का भी इन्होंने शुरू किया है, और ऑलरेडी ये जिंक के सबसे ज़्यादा बड़े मेटल ट्रेडर बन चुके हैं इंडिया में। तो सबसे पहले इन्होंने एग्जिस्टिंग गैप क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि जैसे स्टील डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो स्टील डीलर्स होते हैं, जो डायरेक्टली स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से स्टील खरीदते हैं, तो उनका साइज़ बहुत छोटा है। और इन्होंने ये भी देखा कि जो इंडियन स्टील कंपनीज़ की एक्सपेंशन कैपेसिटी है, और आई एम प्रिटी श्योर अगर आप ये टाटा स्टील, JSW, NMDC और सेल को, इन सब को फॉलो कर रहे हैं, तो ये अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन में बहुत एग्रेसिव काम कर रहे हैं। और इंडिया की जो स्टील कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो अभी 120 मिलियन टन्स के अराउंड है, और वो 300 मिलियन टन्स होने वाला है अगले नेक्स्ट 7 ईयर्स में, 6-7 ईयर्स में, 2030 तक। तो इन्होंने क्या देखा कि जो सबसे बड़ा स्टील डीलर है, स्टील डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 टन का, 25,000 टन्स का एक महीने में उसका वो ट्रेड करता है। मींस वो ख़रीदता है स्टील मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली, और आगे जाके जिसको भी वो स्टील चाहिए, TMT बार्स एंड जो मैंने अभी प्रोडक्ट्स बताए इनके बिजनेस सेगमेंट में, वो आगे जाके बेचता है। तो इससे क्या होता है कि आगे जो कैपेसिटी आने वाली है, SG मार्ट को ये लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितने छोटे छोटे स्टील डीलर्स हैं, स्टील डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये वो कैपेसिटी को कंज्यूम कर पाएँ। तो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, एक बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे ये कंपनी आई, एंटर किया SG मार्ट ने। अब ये कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली सोर्स करती है स्टील को। अपस्ट्रीम स्टील होता है, डाउनस्ट्रीम स्टील होता है। पहले फ़र्क थोड़ा समझ लेते हैं। जब माइनिंग से आयरन ओर वगैरह निकाला जाता है, और उसको कोल के थ्रू, कोल की हेल्प से, या फिर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की हेल्प से और ब्लास्ट फर्नेस की हेल्प से स्टील बना दिया जाता है, तो उसको इतने तक कहते हैं हम अपस्ट्रीम स्टील। उसमें सिर्फ अभी स्टील, बेसिक स्टील बना है, कोई उसमें मैन्युफैक्चरिंग आगे जाके उसमें कोई ना वैल्यू एडिशन हुआ है, ना उसका कोई प्रोडक्ट बना है, ना उसमें कोई प्रोसेसिंग हुई है। तो वो अभी सिर्फ अपस्ट्रीम स्टील है। अब डाउनस्ट्रीम स्टील क्या होता है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं डाउनस्ट्रीम स्टील के। TMT बार्स बनता है, मैश वायर्स बनती हैं, एंगल्स बनते हैं, नट्स बनते हैं। जितना भी आगे उस स्टील को यूज़ करके आगे सामान बनाया जाएगा, कॉइल्स बनाई जाएंगी, तो ये सब आएगा आपका डाउनस्ट्रीम स्टील में, जो एंड यूज़र्स यूज़ करते हैं। TMT बार्स आपने देखा होगा, ऑफ कोर्स सरिया जो होती है, तो वो डाउनस्ट्रीम स्टील आ गया। वो अपस्ट्रीम नहीं है, वो उसमें बेसिक मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा कुछ काम हुआ है, तो वो डाउनस्ट्रीम में आ गया।
तो इन्होंने क्या देखा कि हम जब ये बहुत सारा बल्क में सामान उठाएंगे स्टील मैन्युफैक्चरर से और डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे, तो एक तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं टाटा, JSW एंड ऑल, तो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। अब जब इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, बल्क में SG मार्ट इनसे सामान खरीदेगा और इनको कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा। जो कॉस्ट होता क्या है, किसी भी एक कमोडिटी मैन्युफैक्चरर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जितना ज़्यादा स्केल करेगी अपने प्रोडक्शन को, स्केल अप करेगी, जितने ज़्यादा उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा उतना ही उसका कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही लगना है। चाहे आप 100 टन का स्टील मैन्युफैक्चर करो, चाहे आप 2000 टन का, चाहे आप 10,000 टन का करो, आपका फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही लगना है। तो जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट कम रहता है। और SG मार्ट क्या करता है, अगर SG मार्ट नहीं है, सपोज SG मार्ट नहीं है और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लोकल डीलर्स हैं, वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि जब वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस करना होता है स्टील कंपनीज़ के साथ। दूसरा, वो कोई बल्क में ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट क्यों, जब स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो आगे अपने डीलर्स को, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्यों पास करेगा। तो इनको ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब SG मार्ट यहाँ पे स्पेस में आया, उनको यहाँ पे एक गैप दिखा इंडस्ट्री में। अब वो क्या करती हैं, बल्क में ऑर्डर प्लेस करती हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के साथ, क्योंकि उनको एक डीलर को नहीं देना है, 100 डीलर को नहीं देना है, उनको बहुत सारी डीलर्स को देना है, आगे जाके स्टील बांटना है अपने ये एंड डीलर्स को। तो वो बल्क में ऑर्डर प्लेस करती हैं, उनको कॉस्ट कम पड़ता है, और कॉस्ट कम पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा कॉस्ट वो डीलर्स को भी पास करती हैं, तो सबके लिए बेनिफिट हो गया। स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को भी बेनिफिट मिला, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, और SG मार्ट को ऑब्वियसली बीच का कमीशन उसने खाया, और जो स्टील के एंड ये डीलर्स हैं उनको भी सस्ता स्टील मिल गया, टाइमली स्टील मिल गया, और कोई मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो SG मार्ट के थ्रू सोर्स करते हैं स्टील को, तो चाहे वो 1 टन मंगाएं, चाहे 20 टन मंगाएं, चाहे 100 टन मंगाएं, चाहे 1000 मंगाएं, चाहे कितना भी टन मंगाएं, उनको मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इनका ये एक B2B मॉडल हो गया, जहाँ पे ये सिर्फ अभी मेटल ट्रेडिंग पे, वो मेटल ट्रेडिंग में भी स्टील ही कमोडिटी पे अभी ये फोकस कर रहे हैं, बिकॉज इनका ये मानना है कि स्टील हमारा एक हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमें स्टील में, क्योंकि ये ऑब्वियसली 30-40 साल से, 3-4 डिकेड से ये काम कर रहे हैं। APL अपोलो, मैंने बताया कि इनका, उनकी ही कंपनी है ये, उनकी ही ग्रुप की कंपनी है। तो ऑलरेडी ये 3-4 डिकेड्स इनको हो चुके हैं इसमें काम करते हुए। स्टील ट्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन्होंने फैलाया, APL अपोलो ट्यूब्स का सॉरी APL पाइप्स का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन फैलाया हुआ है। तो इनको एक एडेड एडवांटेज है यहाँ पे ऑलरेडी। तो ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जिंक में भी आएंगे, धीरे धीरे इनका प्लान है एग्रो कमोडिटी में भी आना है, लेकिन ये फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग 1-2 साल के लिए ये सिर्फ और सिर्फ अपना जो मेजॉरिटी ऑफ द फोकस है वो स्टील ही में फोकस करने वाले हैं, स्टील ट्रेडिंग में ही फोकस करने वाले हैं, मेटल ट्रेडिंग के अंदर। तो इसका एक वाला बिजनेस सेगमेंट मैंने बता दिया, राइट। अब इसका मैं बताता हूँ, इस बिज़नेस सेगमेंट में ये अभी कितना कर रहे हैं। ये 50 to 60,000 टन मंथली इनका ये ट्रेड करते हैं, आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं। इनको बिज़नेस करे हुए अभी 1 साल ही हुआ है, एंड दे आर प्रॉफिटेबल सिंस डे 1। तो इनका मोर और लेस जैसे जोमेटो का हो गया रेस्टोरेंट और एक एंड कस्टमर को कनेक्ट करवाना, अमेज़ॉन का हो गया उनके साथ जो सप्लायर्स हैं और एंड कस्टमर्स को कनेक्ट करवाना। तो इनका भी कहीं ना कहीं सेम बिजनेस मॉडल है, मैन्युफैक्चरर्स से डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स को कनेक्ट करवाना, सस्ते में थोड़ा सामान देना, बिकॉज अगेन वो सारे रीज़न जो मैंने आपको बताएं। अब इसमें क्या है, जो ये मेटल ट्रेडिंग करते हैं B2B सेगमेंट में, फर्स्ट डिवीजन में अभी आपको बताया, B2B में 2 हैं, दूसरे के ऊपर मैं आऊँगा, प्रोसेसिंग वाले, सर्विस सेंटर वाले के ऊपर। अभी ये सिर्फ B2B में ट्रेडिंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। इसका EBITDA मार्जिन कितना है, 1.5 से 2% का, यस 1.5 से 2% का। अब EBITDA मार्जिन यहाँ पे कम है। आप बोलेंगे यार 1.5 से 2% EBITDA मार्जिन की कंपनी है, तो फिर तू क्यों डिस्कस कर रहा है यहाँ पे आके, और मतलब इतना मार्जिन तो ऐसे ही कमा देते हैं कंपनीज, तो क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का। इससे आप ROE को भी अच्छे से समझेंगे। ROE, जब मैं ROE की बात करता हूँ तो
यूजुअली लोग कहते हो कि आर ओ इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई योर रेवेन्यू, कितना आपने नेट डिवाइडेड बाई योर इक्विटी, कितना आपने नेट प्रॉफिट कमाया अपने खुद के पैसे पे, वो आर हो गया। लेकिन ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब हम जब आर को बाइफरकेट करते हैं तो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं। हमको पता चलता है कि आर इज़ नॉट, आर सिर्फ एक फंडामेंटल चीज़ से ड्राइव नहीं होता है। आर को ड्राइव करने की 3 चीज़ें होती हैं। तो आर का अगर हम ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के थ्रू फॉर्मूला देखेंगे तो वो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी नहीं होता है, वो होता है आपका नेट, जो आपका मार्जिन एफिशिएंसी है मल्टीप्लाइड बाय योर एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय योर फाइनेंशियल लेवरेज। अब जो मैंने मार्जिन एफिशिएंसी बताया उसका फॉर्मूला क्या, मार्जिन एफिशिएंसी मीन्स नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। आपका रेवेन्यू के ऊपर कितना मार्जिन बन रहा है वो मार्जिन एफिशिएंसी हो गया एक फैक्टर, मल्टीप्लाइड बाय योर एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर मतलब क्या, आपने अपने एसेट्स के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो वो एसेट टर्नओवर हो गया। उसका फॉर्मूला क्या होता है, योर रेवेन्यू डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स, मतलब रेवेन्यू आपने कितना किया अपने एसेट्स के ऊपर। अब तीसरा है फाइनेंशियल लेवरेज। अभी हम तीसरे को साइड में रखते हैं, क्योंकि इस कंपनी के साथ फाइनेंशियल लेवरेज होता क्या है, इक्विटी मल्टीप्लायर भी उसे कहते हैं, और वो होता है एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब इस कंपनी के पास जितना भी एसेट है वो इसने खुद के पैसे से खरीदा है, डेट नहीं उठाया है। तो एसेट्स यूजुअली क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। अब जब इस कंपनी की लाइबिलिटीज़ नहीं है तो फाइनेंशियल लेवरेज कितना हो गया 1, बिकॉज एसेट्स भी और इक्विटी भी इसका सेम ही है। सपोज मैंने एक फ़ोन ख़रीदा 50,000 का, 25,000 का मैंने डेट उठाया, 25,000 का मेरे पास खुद का पैसा था, तो एसेट कितना हो गया 50,000, और डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना हुआ, मेरे पे खुद का पैसा कितना था सिर्फ 25। तो इस केस में इक्विटी मल्टीप्लायर जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो हो गया 2 का, राइट। लेकिन इस केस में उसके पास जो एसेट है इस कंपनी के पास वो सारा का सारा खुद का है, खुद के पैसे से खरीदा हुआ एसेट है, तो इसका एसेट भी 1 हो गया और इक्विटी मल्टीप्लायर भी 1 हो, मतलब उसको ऑब्वियसली वो कैंसिल आउट करके 1 आएगा, बिकॉज एसेट इज इक्वल टू इक्विटी इस केस में, तो दोनों को डिवाइड करके 1 आएगा, तो उसको साइड रखते हैं। अब मैंने बताया इसका मार्जिन की ये जो बात करता है, अगेन फिर से ड्यूपॉन्ट का फॉर्मूला देखो, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का फॉर्मूला है आर ओ इज इक्वल टू नेट मार्जिन एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज, जिसको हमने साइड करा। अब हम देखेंगे 2 चीज़ों को, मार्जिन एफिशिएंसी और एसेट टर्नओवर। अब मार्जिन एफिशिएंसी मैंने आपको बताया इसका मार्जिन है 1.5 से 2% का, राइट। अब जो इसका वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल कितना है, कंपनी ने अभी मैनेजमेंट अपनी कॉन कॉल में बताया कि वर्किंग कैपिटल है हमारा 0 से 10 डेज़ का, इन्वेंट्री डेज़ है 0 से 10 डेज़ की। मतलब क्या कि हम जब कोई सामान खरीदते हैं, सपोज़ स्टील मैन्युफैक्चरर्स इन्होंने स्टील खरीदी, तो 10 दिन तक वो सामान इन्वेंट्री में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो चर्न आउट कितना हो गया इस कंपनी का, चर्न आउट इस कंपनी का हो गया 5 डेज़ का। अब ये कंपनी ने डेटा रिलीज़ किया है, जो इस कॉन कॉल में डेटा रिलीज़ किया है, कंपनी का कहना है कि 5 डेज़ का हमारा 5 डेज़ में हमारा यूजुअली ऑन एन एवरेज 0 to 10, तो इन्होंने इन्वेंट्री डेज़ को एक रेंज बताई है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम मानेंगे 5 डेज़ का, और कंपनी का ये कहना है कि हम चर्न अगर 20 to 25 टाइम्स भी साल भर में करते हैं, जो कि कम है, एक कंजर्वेटिव साइड में है। चर्न मतलब 5 दिन में आपकी इन्वेंट्री खाली हो रही है, आप सामान आया आपका स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आपने स्टील ख़रीदा या फिर जो भी अपस्ट्रीम स्टील ख़रीदा आगे बेचने के लिए डीलर्स के लिए, तो 5 दिन में आपका खाली हो जाता है, सामान आता है 5 दिन बाद बिक जाता है। तो ऐसा सोचो कंपनी कितने बार कर सकती है साल में, एटलीस्ट 20 to 25 टाइम्स तो कर ही सकती है। जब 5 दिन में इन्वेंट्री खाली हो जा रही है तो 20 बार उस इन्वेंट्री को घुमा सकती है। अब जब 20 बार उस इन्वेंट्री को घुमाती है और आपका मार्जिन मैंने आपको बताया कि 2% से 1.5 से 2% का है, तो हम मार्जिन का सपोज लेते हैं, लेट अस एज्यूम मार्जिन 2% का है, और एसेट टर्नओवर विच इज़ जो चर्न रेशियो मैंने बताया वो है कंपनी का 20, सपोज 20 टाइम्स कंपनी ने चर्न किया, तो इसका आर कितना आ गया, आर जिसे हम कहेंगे जो डी पॉइंट एनालिसिस से, तो 35 to 40% का तो आ ही जाएगा। 2% का मार्जिन इनटू योर एसेट मल्टीप्लायर, एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर क्या, जो चर्न मैंने बताया, जो कंपनी कह रही है कि 20-25 बार तो हम इन्वेंट्री को घुमा ही लेंगे। अब 20-25 बार इन्वेंट्री को घुमाएंगे 2% के मार्जिन के साथ, तो आर आपका 35 to 40% आ गया। पहले वाले बिजनेस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो डायरेक्ट मेटल ट्रेडिंग का सेगमेंट है। अब इनका दूसरा सेगमेंट क्या है, दूसरे सेगमेंट में क्या करते हैं, सपोज़ ये OEMs को यहाँ पे केटर करते हैं, जो
किसी और के लिए एसी बनाते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाते हैं, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाते हैं या किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे ब्रिजेस का भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये इनका सर्विस सेंटर में बिजनेस आ गया। अब इस बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होती है, आइडेंटिफाई जो इन्होंने गैप किया है, एग्जिस्टिंग गैप्स जो हैं इंडस्ट्री में। सपोज़ लुधियाना में कोई ओईएम है, उसको तो प्रोसेस्ड स्टील चाहिए, उसको डायरेक्ट रॉ स्टील नहीं चाहिए। रॉ स्टील चाहिए डीलर्स को, जो मैंने पहले बिजनेस सेगमेंट में बात कर दी। अब इसको चाहिए प्रोसेस्ड स्टील, कोई लुधियाना में है या फिर कोची में है या फिर जालंधर में है, पटना में है, कोई भी यहाँ पे ओईएम्स हैं, उसको तो एक प्रोसेस्ड स्टील चाहिए। अब क्या करते हैं, इनके अभी एग्जिस्टिंग 2 प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं जिसको ये सर्विस सेंटर्स कहते हैं, वहाँ पे रॉ स्टील खरीदते हैं। एनीवे इनको रॉ स्टील तो खरीदना ही है आगे डीलर्स को, जो फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट में मैंने बात करी, अपस्ट्रीम स्टील खरीदना है, बेचना है आगे जाके, और बीच का 1 से 1.5 से 2% का कमीशन कमाना है, वो उनका एबिटा हो गया। अब ये क्या करते हैं इस केस में, प्रोसेस स्टील में, ये उस स्टील को थोड़ा प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ ओईएम्स। अब यूजुअली पहले क्या होता था, एग्जिस्टिंग सपोज लुधियाना वाला कोई ओईएम है, वहाँ पे उसको प्रोसेस स्टील चाहिए तो उसे गाज़ियाबाद से मंगाना पड़ेगा, कोई मेट्रो सिटी से मंगाना पड़ेगा। अब वहाँ पे 1100-1200 ये पर टन तो ये फ्रेट चार्जेस दे देते हैं गाज़ियाबाद से लुधियाना तक आने के लिए। तो कंपनी ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया गैप। अब ये क्या कर रही है, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में अपने सर्विस सेंटर्स खोल रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी रॉ स्टील तो सप्लाई सोर्स करता ही है, मैन्युफैक्चरिंग जो ये स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा उस स्टील को आगे प्रोसेस भी करता है अपने वेयर हाउसेज़ में, जो इसके ये सर्विस सेंटर्स खुले हुए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, लुधियाना, जालंधर, पटना एंड कोची एंड ऑल, ये इनके आसपास अपने सर्विस सेंटर्स खोल रहे हैं ताकि जो लुधियाना वाला है उसे प्रोसेस्ड स्टील गाज़ियाबाद से मंगाने के अगेंस्ट वो पास के इनके सर्विस सेंटर से मंगाए, तो इनका कॉस्ट भी बचेगा। लुधियाना वाला जो ओईएम है, कोई भी उसे कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाना है, सपोज उसे वॉशिंग मशीन बनानी है, तो उसे रॉ स्टील तो नहीं जमेगा। अब वो इनिशियली गाज़ियाबाद से मंगाता था, अब वो क्या करेगा, वो एसजी मार्ट का सर्विस सेंटर देखेगा कहाँ पे है, कहाँ मुझे प्रोसेस्ड स्टील मिल जाएगा, तो वो अब वहाँ से मंगाएगा, अब उसका भी कॉस्ट बचेगा। तो ये है इनका सेकंड सेगमेंट। अब इस सेगमेंट के मैं कुछ जो कंपनी ने आके डेटा दिया, उस सेगमेंट का डेटा मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 ही सर्विस सेंटर्स हैं जहाँ पे ये 10 से 12,000 टन का पर मंथ चर्न आउट करते हैं। 12 से 10 इतना ही अभी तक ये डील करते हैं। 2 और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेंटर्स ये खोलने वाले हैं, एक दुबई में भी खोलेंगे क्योंकि वहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि प्रोसेस्ड स्टील की बहुत ज़्यादा डिमांड है, राइट। अब 5 जब सर्विस सेंटर्स हो जाएंगे, 2 एग्जिस्टिंग हैं, 3 ये खोलने वाले हैं, तो ये 10-12 हज़ार टन से लेके 30-40,000 टन तक ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने वाले हैं। अब मैंने आपको पहले वाले बिजनेस सेगमेंट में बताया था कि 1.5 से 2% का मार्जिन है, लेकिन इसमें मार्जिन है इनका 4 to 5% का एबिटा मार्जिन है, ज़्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ रॉ स्टील मैन्युफैक्चरर से सोर्स करके नहीं दे रहे हैं डीलर्स को, ये प्रोसेस भी कर रहे हैं, तो उसमें वो कॉस्ट भी ये ऐड करेंगे और थोड़ा इसमें अपना प्रीमियम ऐड करके 4 से 5% का एबिटा कमाएंगे। और इस फर्स्ट वाले बिजनेस सेगमेंट में मैंने बताया था इन्वेंट्री डेज 0 to 10 डेज़ की है, लेकिन इसमें इन्वेंट्री डेज थोड़ा ज़्यादा है, इसमें 15 to 25 डेज़ का इन्वेंट्री डेज है। मतलब जैसे यहाँ पे तो 5 दिन में आके ऑन एन एवरेज रॉ स्टील 5 दिन में घूम के इन्वेंट्री में 5 दिन में रह के आगे एंड डीलर के पास चला जाता था, आगे बिक जाता था, तो इन्वेंट्री में कुछ ज़्यादा खास नुकसान होता नहीं था। इससे ये भी पता चलता है 15 to 25 डेज़ दूसरे वाले सेगमेंट में जब होगा तो ऑब्वियसली वो एक ज़्यादा है, उसमें थोड़ा रिस्क आ जाता है, क्योंकि क्या होता है, सपोज़ पहले वाले केस में जिसमें 5 है इन्वेंट्री डेज़, कंपनी ने महंगा स्टील उठाया, अब ऐसा तो नहीं होगा कि नेक्स्ट 5 दिन के अंदर स्टील के प्राइसेस में इतना ज़्यादा शार्प डाउनफॉल हो जाए कि उनको इन्वेंट्री लॉस हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। स्टील का भी थोड़ा जब प्राइसिंग में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो कम से कम 20-25 दिन लगते हैं उसमें, तो फर्स्ट वाले केस में तो कोई इन्वेंट्री लॉस नहीं होगा इन्हें, क्योंकि 5 दिन में ही इन्वेंट्री खाली होती है, तो ये फटाफट अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकते हैं जिस हिसाब से जिस स्टील प्राइस पे स्टील उठा रहे हैं। लेकिन
जब ये 15 से 20 दिन की इन्वेंट्री हो जाती है दूसरे सर्विस सेंटर वाले बिजनेस में, तो ऑब्वियसली थोड़ा इन्वेंट्री रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंस एबिटा मार्जिन्स थोड़ा ज़्यादा हैं, तो एक प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। पहले वाले केस में प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1.5 से 2% का मार्जिन है। वहाँ पे भी अगर इन्वेंट्री लॉस हो गया तो फिर तो मतलब क्या ही सस्टेनेबल होगा वो वाला मॉडल। वो इसीलिए सस्टेनेबल है क्योंकि इन्वेंट्री डेज वहाँ पे कम है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री डेज ज़्यादा है तो यहाँ पे एबिटा मार्जिन्स भी थोड़ा ज़्यादा है। एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा अगर स्टील के प्राइसेस में बहुत बड़ा स्विंग आता है तो। अब 2030 तक इनका ये प्लान है। अभी सिर्फ 2 ही सर्विस सेंटर एग्जिस्टिंग है, ये 100 सर्विस सेंटर्स को आगे जाके बनाने वाले हैं 2030 तक। और एक सर्विस सेंटर में इनका कॉस्ट आता है 25 करोड़ के आसपास, राइट। सॉरी। अब एक तीसरा इनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो है B2C। B2B में मैंने दोनों बता दिया, एक तो मेटल ट्रेडिंग का जहाँ पे स्टील डायरेक्टली उठाएंगे और आगे डीलर्स को बेचेंगे और बीच का स्प्रेड कमाएंगे। दूसरा इसका मैंने बताया था सर्विस सेंटर वाला, थोड़ा प्रोसेस करके स्टील को OEMs एंड जो ये इक्विपमेंट वगैरह बनाते हैं उनको बेचेंगे। 4 से 5% का एबिटा मार्जिन उसमें है। अब थर्ड वाला जो बिजनेस सेगमेंट है वो डायरेक्टली B2C है। अब B2C सेगमेंट में इनको क्या लगा कि ये इनकम स्ट्रीम यहाँ से कैसे आएगी। इनका मैंने बताया कि ये ऑलरेडी APL अपोलो ग्रुप की कंपनीज़ हैं, तो APL अपोलो के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑलरेडी वो 28 से 30% तो स्टील पाइप्स और स्टील ट्यूब्स में केटर करते हैं। लेकिन जो 70% करते हैं वो ये करते हैं रीबार्स में, एंगल चैनल्स में, वेल्डिंग रॉड्स में, मैश में, वायर्स में, ये सब में वो डील करते हैं जो एग्जिस्टिंग डीलर्स हैं इनके। तो अब जो एग्जिस्टिंग डीलर्स हैं स्टील पाइप्स और स्टील ट्यूब्स तो अपोलो से ख़रीदते हैं, JTL इंडस्ट्रीज से ख़रीदते हैं, जहाँ जहाँ से भी ख़रीदते होंगे जो जो उनके डीलर्स होंगे। लेकिन जो बाकी 70% जो ये सामान मैंने बताया आपको, रीबार्स, एंगल चैनल्स, वेल्डिंग रॉड्स, मैश आयरन, ये ख़रीदते हैं ये SME सप्लायर्स से जो बहुत इनएफिशिएंट होते हैं। किसी का क्वालिटी में इशू आता है, कोई टाइमली डिलीवरी नहीं कर पाता है, तो SG मार्ट ने आके क्या कब बोला है कि हम ऐसा करेंगे, जो हमारे डीलर्स हैं हम उनको कनेक्ट करवाएंगे सिर्फ उन्हीं SME सप्लायर से जो बहुत एफिशिएंट है और टाइमली डिलीवरी करते हैं। तो इनको फ़ायदा हो गया उस चीज़ का। अब वो क्या करेंगे, इनको ब्रांडिंग का भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अपोलो APL अपोलो ने इनको ऑलरेडी अलाउ कर दिया है कि आप APL अपोलो की ब्रांडिंग यूज़ कर सकते हैं इन सब ये जो एंगल चैनल्स मैंने बताया इन सब प्रोडक्ट्स में। तो ये थर्ड वाला इनका बिजनेस सेगमेंट ये है। तो ये हर चीज़ में जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में जो जो यूज़ होता है, आपका पेंट हो गया, टाइल्स हो गया, ये जो छोटे नट्स वगैरह हो गए, और एंगल चैनल्स हो गए, वेल्डिंग रॉड्स, मैश आयरन, जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होता है ये सब में घुसने वाले हैं धीरे धीरे। तो ये थर्ड वाला बिजनेस सेगमेंट है इनका। आई होप आपको ये क्लियर मैंने किया होगा। ये सिर्फ जो इनके ऑलरेडी APL अपोलो के डीलर्स हैं वहाँ से डिमांड निकालेंगे और सिर्फ उन्हीं SME सप्लायर्स के साथ पैचअप करेंगे जो बहुत एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, टाइमली डिलीवरी करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स पे APL अपोलो की ब्रांडिंग करके आगे जाके बेचेंगे अपने एग्जिस्टिंग APL अपोलो डीलर्स को। यहाँ पे आपको एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये स्टील पाइप्स और स्टील ट्यूब्स में नहीं केटर करने वाले हैं, बिकॉज वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा APL ग्रुप के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी करता है उसमें। इसमें इन्वेंट्री डेज है 15 से 20 दिन का, जो थर्ड मैंने बिजनेस सेगमेंट बताया, और एबिटा मार्जिन्स हैं 2.5 to 3% का। अब एक और इनके साथ अच्छी बात ये है कि ये जो सर्विस सेंटर्स बनाएंगे, जो मैंने सेकंड बिजनेस रेवेन्यू स्ट्रीम में मैंने बताया था, 3 रेवेन्यू स्ट्रीम मैंने बता दी, आई होप तीनों क्लियर है। तो सेकंड में जो ये सर्विस सेंटर बनाने वाले हैं ये वेयर हाउस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आप जब एंगल चैनल्स, थर्ड बिजनेस सेगमेंट के लिए वेल्डिंग रॉड्स, एंगल चैनल्स एंड मैश आयरन, ये सब जब सोर्स करेंगे तो आपको रखना भी है उस सामान को। इन्वेंट्री डेज मैंने बताया 15 से 20 दिन का है, तो वो उनके लिए अलग वेयर हाउस बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो सर्विस सेंटर्स हैं वो ही वेयर हाउस की तरह एक्ट करेंगे, तो उनको एडिशनल कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है इस चीज़ को लेकर। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। अब सारा चीज़ आई थिंक मैंने सब आपको बता दिया है। लास्ट मैं इसका एक गाइडेंस की बात करता हूँ और थोड़ा वैल्यूएशंस की भी बात कर लेता हूँ। तो कंपनी अभी FY24 में 2683 करोड़ का रेवेन्यू किया था इसने। अब FY27 में जाके कंपनी कह रही है कि 3 साल, नेक्स्ट 3 इयर्स में हम इतनी जल्दी रैंप अप करने वाले अपने बिजनेस को कि रेवेन्यू का ग्रोथ हो जाएगा 18,000 करोड़ तक। अभी कितना है, सिर्फ 2600 करोड़,
2,500 करोड़ के आसपास है, वो 3 साल में बढ़ के 18,000 करोड़ होने वाला है। तो ये 88% का CAGR आ रहा है नेक्स्ट 3 ईयर्स में। और कंपनी अभी कितना पी पे ट्रेड कर रही है, आई थिंक 50 के पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी। तो दिखने में तो कंपनी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, इवन वैल्यूएशंस के अगर हम देखें वैल्यूएशंस को तो भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है कंपनी। अब दूसरे तरीके से हम वैल्यूएशंस कैसे देख सकते हैं, फॉरवर्ड पीई के हिसाब से। अब फॉरवर्ड पीई के हिसाब से हमको 3 साल नेक्स्ट 3 ईयर्स की अर्निंग्स भी पता होनी चाहिए। अब वो ऑब्वियसली हमें पता है, सिंस मैंने कौन कॉल पढ़ा है, तो आप भी पढ़ोगे आपको भी समझ आ जाएगा। उसमें ये कह रहे हैं हम 50,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे 2,5% का एबिटा। मैंने आपको बताया कि 2.5% के एबिटा पे काम करने वाले हैं, ये इस एबिटा को मेंटेन रखेंगे। तो जब मैं कह रहा हूँ कि जब कंपनी ने बोला है FY27 में 18,000 करोड़ का रेवेन्यू ये करेंगे, तो उस साल इनका प्रॉफिट कितना होगा? 2.5% कितना होता है? 450 CR। 18,000 का 2.5% 450 CR। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में इसका प्रॉफिट हो जाएगा 450 CR। अभी कितना है? 61 CR का पूरे FY24 का प्रॉफिट। अब जब हम फॉरवर्ड पी निकालते हैं तो करंट मार्केट कैप को एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग से डिवाइड करेंगे। करंट मार्केट कैप, इसका मैंने कैलकुलेशन किया है, मैं भूल गया हूँ करंट मार्केट कैप कितना, आई थिंक 5 भूल गया हूँ मैं, एक्चुअली भूल गया हूँ। तो जो मैंने कैलकुलेशन किया था, अगर आप करंट मार्केट कैप को 450 CR से डिवाइड करोगे, वो आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगा करंट मार्केट कैप कितना है। उसको आपको सिर्फ 450 CR से डिवाइड करना है, जो कि इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा FY27 में, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली कैसा इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है अपने प्लान्स को। मैं जस्ट जो कंपनी ने अपना कैलकुलेशन बताया है, मैं उसी ब्रॉड लेवल पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो आपको जब करंट मार्केट कैप को 450 CR से डिवाइड करोगे, विच इज़ योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर FY27, तो आपका फॉरवर्ड पी आएगा 10 का। अब जो कंपनी 80% से ग्रो करने वाली है नेक्स्ट 3 ईयर्स में, वो आपको अभी के हिसाब से सिर्फ 10 के पीई पे मिल रही है, फॉरवर्ड पीई पे। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे कंपनी ट्रेड कर रही है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अभी जाके सारा एलोकेशन बना देना है। इस कंपनी में आप धीरे धीरे एलोकेशन बना सकते हैं। यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर में तो ऑब्वियसली कंपनी ने यही बोला है कि इलेक्शन की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला काम, ये सब रुका हुआ था। और बहुत सारे स्टील जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, उन्होंने प्लांट शट डाउन किया था मेंटेनेंस के लिए। तो इसीलिए रॉ स्टील सोर्स करने में भी हमें थोड़ा दिक्कत हुई है। कंपनी का मैनेजमेंट का ये कहना है कि Q2 FY25 से, मींस इस क्वार्टर के बाद, हम वापस अपने ग्रोथ वाले फेज़ में आ जाएंगे। तो मैं पर्सनली ये सोच रहा हूँ कि अगर ये कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर से अच्छा करती है, फिर और अच्छा करती है, फिर और अच्छा करती है, और जो ये रेवेन्यू गाइडेंस इसने दिया है उसको मैच करते रहती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसी डायरेक्शन में जाती है, तो मैं भी धीरे धीरे एलोकेशन बढ़ाने की सोचूंगा इसमें। तो उस हिसाब से मैं इसको प्ले आउट करने वाला हूँ SG मार्ट को। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, जल्दी अडेप्ट किया है। चाइना में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये बिज़नेस मॉडल है, साउथ कोरिया में है, जापान में है। वहाँ पे तो जो बिज़नेस मॉडल, ऐसी जो कंपनीज़ हैं वो बाहर भी एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो ऑलरेडी मतलब इस बिज़नेस मॉडल से ऑलरेडी कंपनीज़ ने पैसा बनाया है इस वर्ल्ड में। तो वाई नॉट SG मार्ट? अब देखना पड़ेगा एग्जीक्यूट किस हिसाब से करती है। तो जो भी आपको मैंने सब कुछ बता दिया जो मुझे पता था इस कंपनी के बारे में, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। आगे भी इसको ट्रैक करूँगा, अपडेट करूँगा इसके बारे में कि ये अच्छा कर रही है या फिर से इसने मतलब खाली बोला और अच्छा कुछ नहीं कर पाई। उस हिसाब से मैं आगे जाके अपडेट करूँगा। आपने कोई एलोकेशन बनाया है या आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कुछ भी समझना है इस कंपनी के और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, तो डू ड्रॉप योर कमेंट्स एंड I'll try my best to help you out with that with your comments. Okay, so thank you so much guys.